हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा के लाभ, शिक्षा अधिनियम के अधिकार के संबंध में सभी बच्चों के लिए। एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इसमें जो हेडिंग लेंगे वो हम लेंगे आरटीई के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। इट मीन्स कि आरटीई के तहत कौन कौन सी सुविधाएं लोगों को, किन किन लोगों को मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट जो आता है, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लिए मुफ्त परिवहन, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त भोजन, वर्दी और किताबें। मतलब उनको ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, एजुकेशन फ्री है, उनका फूड फ्री है, उनका यूनिफॉर्म एंड उनकी बुक्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है उनको ना। जो ये हैं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। सेकंड पॉइंट आता है कि यह अधिनियम जो है वो 6 से 14 वर्ष के बालक की शिक्षा को उसका मौलिक अधिकार बनाता है और जो गरीब परिवार हैं उसके बच्चों के लिए ये 25% सीटें जो है रिजर्व रखता है सभी निजी स्कूलों में। और ये बिना दान या कैपिटेशन फ़ी और प्रवेश के लिए बच्चे या माता पिता के साक्षात्कार का प्रावधान नहीं करता। मतलब कि अगर किसी बच्चे को एजुकेशन चाहिए तो वो किसी भी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जा सकता है और उसे वहाँ कोई डोनेशन नहीं देना है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है उसको, रजिस्ट्रेशन या कुछ, और ना ही उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू वगैरह कुछ लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है, यह अधिनियम दुनिया का पहला कानून है जो सरकार पर नामांकन, उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 18 वर्ष तक की आयु के विकलांग व्यक्तियों की को शिक्षा के अधिकार को भी एक मौलिक अधिकार आधार बनाया गया है। जो विकलांग व्यक्ति हैं 18 ईयर्स तक के ना। अधिनियम में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक छात्र रेशियो अनुपात तथा संकाय के सुधार के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब हर छात्र शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाओं के लिए क्लेम कर सकता है कोई भी, और उसे कुछ ही उत्साही समाज सेवक एवं सरकार का समर्थन चाहिए। मतलब कोई भी बच्चा ना वो जा सकता है, किसी भी एनजीओ के पास जा सकता है या किसी भी समाज से, मतलब कोई किसी भी मतलब व्यक्ति के पास वो जा सकता है और अपनी जो भी सरकारी व्यक्ति होगा और उससे अपनी शिक्षा के अधिकार की मांग कर सकता है। नेक्स्ट है, इसके अलावा वित्त आयोग ने भी 25,000 करोड़ रुपए की धनराशि इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की थी। अब जो हमारा वित्त आयोग है उन्होंने भी 25,000 करोड़ दिया है इस अधिनियम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब आते हैं सिफारिशें और सुझाव, रिकमेंडेशंस, सजेशंस की तरफ। तो फर्स्ट है, राज्य सरकारों को आरटीई के कार्यान्वयन के लिए तत्परता दिखाना आवश्यक है। सबसे पहले हमें राज्य सरकार, क्योंकि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो तो डायरेक्ट बोलेगी नहीं ना, तो हर एक मतलब जो स्टेट्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने अपने स्टेट के लिए। तो सेकंड पॉइंट है, न्यूनतम सुविधाओं से युक्त प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर उपेक्षित क्षेत्रों में खोला जाना चाहिए, जो बिल्कुल बाइकट हो चुके हैं एरिया ना, जहाँ कोई जाता नहीं है, उस जगह पे भी एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ स्कूल होने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल ना, चाहे उसमें मिनिमम फैसिलिटी हो। थर्ड है, अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित पूर्णकालिक अध्यापकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नियोजित संख्या में शिक्षकों को जल्द से जल्द भर्ती की जानी चाहिए। अब टीचर्स तो है नहीं ना, मतलब उनकी भर्ती होती है कहाँ, उनको शिफ्ट करते हैं, कुछ नहीं उनका अता पता होता। तो ये आरटीई के थ्रू अगर वहाँ पे स्कूल खोले जाएंगे तो ये शिक्षकों की जो भर्ती है हमें पता, मतलब सरकार को भी पता रहेगा कि इतने शिक्षक हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो शिक्षक बनना चाहते हैं, बीएड करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जॉब पे, कई बार क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि जॉब पे नहीं लग पाते। तो अगर जितने ज़्यादा स्कूल होंगे ना उतने ज़्यादा उनको खाली नहीं होंगे वो शिक्षक ना, उनको जॉब मिल जाएगी। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी की वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आवश्यकता अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात बनाए रखा जाना चाहिए। ये थर्ड पॉइंट के अंदर ही आएगा, सारे पॉइंट्स जो है ना डॉटेड में जो है।
फिर है प्राथमिक स्कूलों को आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर और वंचित बालकों के लिए 25% सीटों का आरक्षण के प्रावधान के संबंध में स्कूल प्रबंध समितियों को भूमिका से अवगत कराना चाहिए। तो मतलब कि उनको बताना पड़ेगा टीचर्स को भी ना, वैसे क्योंकि हर कोई अवेयर नहीं होता, तो कि जो कमज़ोर हैं बच्चे, जो मतलब सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी वीक है, तो उनको 25% सीट्स रिजर्व्ड हैं उनके लिए। तो उनको हमें मतलब स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वहाँ पे बताना पड़ेगा कि इनको आप मतलब एंट्री दो स्कूल में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। एक एकीकृत दृष्टिकोण एवं शिक्षा को अन्य संबंधित क्षेत्रों में जोड़ने की भी आवश्यकता है। तो जो शैक्षिक प्रशासन होता है ना, मतलब जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो इसको वैसे तो वो तो हम या कोई आप लोग मिलके नहीं कर पाओगे, तो गवर्नमेंट ही करेगी उसको एक सिस्टमैटिक वे में। और उसका जो पर्सपेक्टिव है उसको इंटीग्रेट करने और शिक्षा जो है एजुकेशन हर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, तो उसको भी एक हर डिपार्टमेंट को एक साथ मिला के जो एजुकेशन दी जाती है उसको हम बोलेंगे कि वैसे ही मतलब एक लोगों का पर्सपेक्टिव चाहिए कि इंटीग्रेटेड होना चाहिए। योग्य एवं उच्च प्रेरित शिक्षक पाठ्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की कुंजी है। इसलिए शिक्षक शिक्षा कार्य की गुणवत्ता और सामग्री के में सुधार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता तय की जानी चाहिए। अब आप सभी जानते हैं कि जो टीचर होता है इंडिया में इतना नहीं मिल पाता उसको ना उसको मतलब वो आगे बढ़ पाता है, तो लेकिन फिर भी जो एक टीचर होता है जब वो इतने सारे बच्चों को पढ़ाने लगता है तो उसको लगता है नहीं यार मेरे को सिखाना है। और जब हम नया नया बीएड कर रहे होते हैं तभी हमें लगता है नहीं सबको आना चाहिए। तो हमारे अंदर इतनी मतलब हम इतने एनर्जेटिक होते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, हम आउट ऑफ द बॉक्स आके भी सोचने लग जाते हैं। तो जो ये गवर्नमेंट का मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मतलब शिक्षकों को मतलब जब वो बीएड कर रहे होते हैं तभी उनको मतलब इस टाइप से जॉब वगैरह का निकालते रहे, टीचिंग की जॉब ना। और कुछ नया मतलब जो टीचर हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ उनको सिखाने के लिए एक मतलब उनके लिए कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार वगैरह कुछ वर्कशॉप्स उनके लिए भी होना चाहिए ताकि वो कुछ मतलब नया सीख सकें। ये नहीं कि आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखोगे यहाँ पर तो बैठे रहेंगे वो टीचर ना अपना एडमिन वर्क ही निपटाते रहते हैं। एक स्कूल में एक अलग से एक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे कुछ लोग बैठे हों ऑफिस के डिपार्टमेंट ना। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाने का होना चाहिए, ये नहीं कि फालतू में कभी पोलियो की ड्यूटी लग रही है, कभी किसी चीज़ की ड्यूटी लग रही है, कहीं चुनाव में जा रहे हैं बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, 10 बार तो इधर से उधर ब्लॉक ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं। वो चीज़ तो एडमिन डिपार्टमेंट का होना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो अब खैर अब हम नेक्स्ट चलते हैं आरटीई के संदर्भ में समावेशी शिक्षा के फ़ायदे। समावेशी शिक्षा के फ़ायदे देखते हैं। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसमें। सामान्य बच्चे और विकलांग बच्चे दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को सिखाते भी हैं। जो नॉर्मल होते हैं बच्चे ना और जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, सीखने सिखाते रहते हैं और खुश रहते हैं। विकलांग बच्चों को सामाजिक रूप में विकसित करने में भी मदद होती है। नेक्स्ट है सभी को एक समान शिक्षा दी जाती है। विकलांग बच्चों को ऐसे भविष्य के लिए तैयार किया जाता है जो उनके पास हो। अब जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको मतलब उनके भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। जब वो सभी बच्चों के साथ होंगे, साथ में बड़े होंगे, तो एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे, तो वो फिर भविष्य में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ही चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, ये विकलांग बच्चों को अनेक काम में गर्व की भावना विकसित करने में मदद करता है क्योंकि वो वास्तव में ऐसे बढ़ते हैं जैसे उन्हें कुछ कुछ पूरा किया हो। मतलब इसका लाइन का मतलब ये है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं इन केस जैसे वो कुछ अच्छा करते हैं, जैसे अपना मतलब अच्छा परफॉर्मेंस उनकी स्कूल में होती है, तो फिर उनके लिए अगर टीचर उनको मतलब तारीफ़ करती है या उनको कुछ रीइंफोर्समेंट देती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने उनके अंदर भी एक प्राइड की मतलब फीलिंग होती है कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो इस तरह से क्योंकि वो लोग नॉर्मल हैं और मैं डिसेबल हूँ, तो इस तरह से वो सब जब साथ पढ़ेंगे तो आगे बढ़ने की उनके अंदर भी भावना होती है। तो गाइज़ यहाँ पर जो यूनिट फर्स्ट था उसका पॉइंट थर्ड था ये कंप्लीट हो गया है। और बाकी जो पॉइंट टू और सेकंड है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद मैं यूनिट सेकंड स्टार्ट करूँगी, उसकी वीडियोस भी मैं आपको अभी डालने वाली हूँ। उसका टॉपिक भी इंक्लूजन होगा और डिसेबिलिटी होगा, तो आप देख लीजिएगा उसको। थैंक यू सो मच।